हरिओम। सभी को नमो नमः। स्वागत है आप सबका आज के इस पाठ में। हम सब लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के क्रमशः अध्ययन में अभी तक हम अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तक का भाग पढ़ चुके हैं। बढ़िया से इतना समझ लीजिए। परसन्निकर्ष संहिता हलोनंतरा संयोग, इन दोनों सूत्रों को एक बार एक पाठ में हमने पढ़ाया था, पर संयोग से वह पाठ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो रिकॉर्ड हुआ था पर उसमें आवाज़ ठीक नहीं थी, आवाज़ की क्वालिटी बहुत गड़बड़ हो गई थी। तो इसलिए इसको फिर से एक बार आप सबको बता देते हैं। जो लोग एक बार सुन चुके हैं उन लोगों के लिए यह विस्तार से पुनः आवृत्ति हो जाएगी। जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग थोड़े से संक्षेप में इस विषय को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। परसन्निकर्ष संहिता से बताएंगे। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तक के सूत्रों में मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक बार यदि किसी को समस्या है, कोई भी व्यक्ति या एक विशेष सूचना है कि यदि आप पहली बार लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने बैठे हैं और पहला भाग यही देख रहे हैं, तो निवेदन यह रहेगा कि आप सीधे सीधे आपको यह नहीं समझ में आएगा। समझ में तो आएगा, पर यदि आप क्रमशः विषय पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाकी क्रमशः नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कुछ तो समझ में आएगा ही 50-60%, पर अच्छा समझने के लिए आपको पहले भाग से इसको पढ़ना पड़ेगा। आपको चैनल पर सरल संस्कृत व्याकरण पर ही उस पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ मिलेगा लघु सिद्धांत कौमुदी सरलतम पाठ अयोध्या लिखा हुआ मिलेगा प्लेलिस्ट। उसमें देखेंगे तो सीरियल से सभी वीडियो उपलब्ध हैं, सीरियल से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम आज विषय पे, परः सन्निकर्षः संहिता पर। ठीक है, विषय क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता। पर क्या होता है? पहली बात, पर मतलब अब कुछ लोग पूर्व और पर वाला पर समझने लगेंगे, पूर्व और पर वाला पर समझने लगेंगे। क्या वह पर है यहाँ, अथवा एक पर होता है जो क्या कहते हैं, इसके पर में, ये पूर्व में है ये पर में है, वो वाला पर होता है। और पर पश्चिम दिशा को भी कहा गया है, पर यहाँ पर का मतलब कुछ और है। पर मतलब अत्यधिक है ना। पर का मतलब क्या है? अत्यधिक। अत्यधिक सन्निकर्ष, अत्यधिक सन्निकटता को ही हम क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। किसकी अत्यधिक सन्निकटता, किसकी अत्यधिक समीपता को हम, सन्निकट मतलब होना, मतलब समीप होना। कौन ऐसा है जो अत्यधिक समीप हो गया है तो हम उसको संहिता कह सकते हैं। वो कौन है? कौन है? किसे हम संहिता कहेंगे? क्या यहाँ किसकी बात चल रही है? गाय भैंस की तो बात चल नहीं रही है। व्याकरण शास्त्र है, शब्द शास्त्र, तो यहाँ शब्दों की बात चलेगी। और शब्दों के भी मूल में वर्ण है। ठीक, शब्दों के मूल में क्या है? वर्ण है। शब्दों की संहिता होने पर वर्ण बनते, शब्दों वर्णों की संहिता होने पर शब्द बनते। उल्टा बोल गए हम, है ना। वर्णों की संहिता होने पर क्या बनते हैं? शब्द। ठीक है, तो अब ये जो वर्णों की संहिता होती है ये क्या होती है, किसे संहिता कहते हैं? चलिए मान लीजिए एक शब्द है, यहाँ एक वर्ण है, यहाँ अ, दूसरा वर्ण है यहाँ र, तीसरा वर्ण है यहाँ उ, अपने नमोए लिख रहे हैं, चौथा वर्ण है यहाँ न, पांचवा है अ, या विसर्ग भी लिख लीजिए। ठीक, ये क्या लिखा है? ठीक, यदि आप अ बोलेंगे, र उ न अ, ठीक ऐसे तो बोलेंगे, लेकिन इन वर्णों को अत्यधिक समीप ले आया जाए तो, इन वर्णों को अत्यधिक समीप ले आया जाए तो इन्हीं की हो जाती है संहिता। तो बन क्या जाएगा? ऐसा बन जाएगा, अ यहाँ है, उसी के तुरंत बाद र, फिर उसी में जुड़ गया उ, फिर आ गया अणा, और फिर विसर्ग उसी में जुड़ गया अरुणा। ठीक है,
ये हो गया संहिता। किसकी संहिता? अ, र, उ, ण, अ, इन पांचों वर्णों की संहिता। ठीक, ये पांचों वर्ण अत्यधिक समीप में आ गए, नहीं तो ऐसे बोलते रहते अ, र, उ, ण, अ। कौन समझता क्या बोल गए? कोई नहीं समझता ना। समझ में कब आता है? जब हम वर्णों के समूह को संहिता में करके बोले, एक साथ करके बोले, अत्यधिक सन्निकट लाकर बोले, है ना, है कि नहीं? नहीं, हम परा सन्निकर्ष संहिता को ही पढ़ा रहे होते आपको और कहते प, फिर बोलते अ, फिर थोड़ी देर बाद बोलते र, फिर बोलते अ। ठीक, तो क्या समझते आप? तो यहां भी संहिता है, यानी कुछ वर्णों को, जिन वर्णों को मिला करके शब्द बनता है, उन वर्णों को एक साथ एकत्रित कर दिया जाना, अत्यधिक समीप ले आना, सन्निकट कर दिया जाना संहिता कहलाता है। परह, परह अत्यधिक सन्निकट। ठीक, अत्यधिक सन्निकट मतलब अब आ रहा परह सन्निकर्ष कैसा होता है? तो इसको जब हमने पिछली बार पढ़ाया था, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, तब बताया था स्वभाव सिद्ध अर्धमात्रा। देखिए, हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो क और उ बोलने के बीच में कुछ भी, कभी कभी क्या होता है, दो वर्णों के बीच में स्वभावतः थोड़ा सांस लेने के चक्कर चलते, या उन दोनों वर्णों में थोड़ा सा अंतर रहे, ऐसा बताने के लिए, ऐसा जताने के लिए कभी कभी स्वभावतः हम एकदम से वर्णों को सटाकर नहीं बोल पाते, कभी कभी, है ना, तो वहां पर गलती नहीं है। स्वभाव सिद्ध अर्धमात्रा कालिक, स्वभाव सिद्ध अर्धमात्रा कालिक व्यवाय होता है। ठीक, अर्धमात्रा कालिक व्यवाय मतलब क्या होता है? अ, अ बोलने में कितना समय लगा? छोटा अ, मतलब इसको बोलने में कितना समय लगा? जितना समय लगा, इसको एक मात्रा काल कहते हैं। आ, बड़ा आ बोलने में जो समय लगा उसको कहते हैं दो मात्रा काल। दो मात्रा का होता है ना, ह्रस्व में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा, प्लुत में तीन मात्रा, ऐसी तो होता है ना। तो जो एक मात्रा काल हो गया ह्रस्व बोलने में, और फिर आप सोचिए एक मात्रा तो हो गया ह्रस्व बोलने में ना, हुआ कि नहीं? तो एक मात्रा का समय लग गया ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में, उससे भी आधा अ बोलने में जितना, छोटा अ बोलने में जितना समय लगा, उससे भी आधा समय जिसमें लगता है। ठीक है, ह्रस्व अ बोलने में जितना समय लगा उससे भी आधा समय जिसमें लगता है, वो हो गया अर्धमात्रा काल। ठीक है, वो क्या हुआ? अर्धमात्रा काल। वह कैसे होता है? वह स्वभाव सिद्ध, मतलब कभी कभी बोलते समय हमारे मुंह से उतना व्यवधान बोला ही जाता है। जैसे अरुण बोलना है तो अ और र बोलने के बीच में हो सकता है कभी कभी सांस के चलते या अन्य किसी कारण से आधे मात्रा का व्यवधान हो जाए, है ना, हो सकता है, संभव है, पॉसिबल है ना। तो स्वभाव सिद्ध, वो जो स्वभाव सिद्ध अर्धमात्रा कालिक व्यवाय है, उससे अतिरिक्त कोई भी व्यवाय, उससे अतिरिक्त कोई भी व्यवधान न हो तो ही कहा जाता है वर्णों का अव्यवधान, वर्णों को अत्यधिक समीप ले आना। ठीक, अब वर्णों को अत्यधिक समीप में लाकर बोलेंगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके स्वाभाविक रूप में सांस लेते समय या अन्य किसी कारणवश जो आधे मात्रा का व्यवधान आ जाता है, थोड़ा सा ह्रस्व आ को भी बोलने के आधे समय के बराबर जो थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है, उस व्यवधान को गलत मान लिया जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा, वो स्वभाव सिद्ध है ना, स्वभावता हो जाता है, हमारे उच्चारण के स्वभाव से हो जाता है। ठीक, तो ये जो स्वभाव सिद्ध आधे मात्रा का व्यवधान है, उससे अतिरिक्त जो व्यवधान है, उस अतिरिक्त व्यवधान से जो शून्य होता है, वही परह सन्निकर्ष कहलाता है, वही अत्यधिक समीपता कहलाता है। अत्यधिक समीपता में कोई व्यवधान नहीं होता। दो वर्णों को बीच बोलने के बीच में अर बोलना है तो अ और र के बीच में कोई व्यवधान नहीं रहेगा। ठीक, और हाँ, स्वभाव सिद्ध व्यवधान हो सकता है सांस लेने में या अन्य किसी कारण उस व्यवधान हो जाए। ठीक, तो
इतनी बात समझे। परसन्निकर्ष संहिता में अत्यधिक समीपता क्या कहलाती है? संहिता। ये सूत्र नंबर आप निकाल के देख लेंगे 14109 पे, तो यह सूत्र मिल जाएगी, है ना। 14109 पर परसन्निकर्ष संहिता। चलिए अब संहिता का मतलब तो क्या होता है ये समझ गए। संहिता किसे कहते हैं समझे हैं? संहिता किसे कहते हैं समझे हैं? जब कुछ वर्णों को अत्यधिक सन्निकट करके बोल दिया जाए, वही है संहिता। जब कुछ वर्णों को अत्यधिक सन्निकट करके लिख दिया जाए, वह है वर्णों की लिखित संहिता। वाचिक संहिता भी हो सकती है बोलने में, है ना। लिखने की भी संहिता होती। तो लिखने में अ अलग लिखिए, र अलग लिखिए, उ अलग लिखिए, ऐसा भी नहीं, वो संहिता नहीं। अरुण एक साथ लिखे हैं तो वह संहिता है। ठीक, एक साथ कई वर्णों को एक साथ सन्निकट, अत्यधिक सन्निकट लाकर बोला जाए तभी होती है संहिता। अच्छा, इसके बिना कुछ बोल सकते हैं क्या? इसके बिना कुछ बोल सकते हैं? आपका नाम क्या है? रमन। ठीक है, रमन है मान लीजिए। तो इस रमन में 6 अक्षर है ना। आप खाली ऐसे बोलते र, अ, म, अ, ऐसे बोलते कोई समझता? तो वर्णों को अत्यधिक निकट लाके बोलना पड़ेगा ना, जल्दी जल्दी में बोलना पड़ेगा रमन, तब तो लोग समझेंगे। यही होती है संहिता। ठीक, जब हम कई वर्णों को एक साथ लाके बोलते हैं तो वह होती है क्या? उसी को कहते हैं संहिता। वर्णों की परह यानी अत्यधिक सन्निकर्ष यानी सन्निकट होना वर्णों का संहिता कहलाता, उसकी संहिता संज्ञा होती है। अब कहिए भाई ये तो हमें पता था, संहिता क्या होता है ये तो पता था। ठीक, कैसे पता था? तो कई लोक व्यवहार से बहुत पहले से ये प्रचलित है, इसलिए भाष्यकार ने यद्यपि इसका खंडन किया, इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया कि इस सूत्र की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोक व्यवहार से ही संयोग और संहिता जानते हैं, तो इसके लिए अलग से सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा भाष्यकार ने, भगवान पतंजलि ने कहा है। पर फिर भी यदि सूत्र है तो सूत्र के जितने अन्य व्याख्याकार हैं उन अन्य व्याख्याकारों के हिसाब से लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। यदि तो क्या लिखा है? वर्णानाम, वर्णानाम वर्णों की अतिशयितः, अतिशयितः अत्यधिक। ठीक, वर्णों की अत्यधिक सन्निधि, समीपता। सन्निधि होना मतलब समीपता होना। ठीक, जैसे रमन बताया तो र, अ, म, अ, न, अ, ये 6 वर्ण अत्यधिक सन्निधि में रहने लगेंगे एक दूसरे के, तभी तो रमन बनेगा, है ना। तो वह अत्यधिक सन्निधि होता है, इसी की संहिता नाम की एक संज्ञा है। संहिता संज्ञा स्यात्। संहिता संज्ञा किसकी होती है? वर्णों की अत्यधिक समीपता को। ठीक, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। ठीक है, अब चलिए हलोऽनन्तरा संयोगः, हलोऽनन्तरा संयोग। अच्छा, इसमें संहिता में और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें छोड़ते नहीं हैं, बता ही देते हैं। खाली संहिता नाम होता है, इस संहिता संज्ञा करने का क्या फायदा? अष्टाध्यायी रखे हैं? पिछली बार पढ़ाया था तो हमने अष्टाध्यायी की काफी सैर कराई थी ना, बहुत सारा सैर कराया था। आप लोग निकाल लेंगे 6.1.72 नंबर का सूत्र, 6ठे अध्याय के पहले पाद का 72 नंबर सूत्र। यहां मैं नंबर लिख देता हूं 6.1.72। ठीक, निकला? कौन सा सूत्र है? अष्टाध्यायी में आपके पास यदि नहीं है तो कोई दिक्कत मत लीजिए, हम लिख दे रहे हैं वो सूत्र कौन सा है। ठीक है, क्या नंबर लिखा है? कौन सा सूत्र है? सूत्र यही है, संहितायाम। ठीक, यही सूत्र है ना, संहितायाम। 6.1.72 मिला? अच्छा, ये संहितायाम पतले अक्षर में लिखा है कि मोटे अक्षर में? मोटे अक्षरों में लिखा है ना, गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी में। और यदि आप ध्यान से देखें तो मोटे अक्षरों में लिखा है, उसके बाद ये नंबर नहीं लिखा, उसके बाद कोई एक और नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर लिखा होगा
157, 58 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी एक आध नंबर इधर उधर हो जाता है। 158 नंबर, ठीक लिखा है। तो यानी कि 6172 से लेके 158 नंबर तक के जितने सूत्र हैं कुल जोड़ लीजिएगा 87, 72 को छोड़ के अगर देखेंगे तो 86 सूत्र हो जाएंगे। 72 को भी ले लेंगे तो फिर 87 सूत्र हो जाएंगे। 86 सूत्र ले लीजिए, ठीक। यानी 86 सूत्रों में जो कोई भी कार्य कहा गया है वह कार्य क्या होगा? संहितायाम होगा। वो कार्य कब होगा? जब संहिता होगी तब होगा, ठीक। देखिए सारे संहिता कब होती है, क्यों होती है? संहिता होती है तो क्या हो सकता है? संहिता जब होती है तो क्या हो सकता है? अब आप सोच लीजिए, इति अपि है, इति है अपि है। हम इति को अलग अपि को अलग बोलें, सांस लेके इति अपि ऐसा बोलें तो क्या इसमें संधि होगी? नहीं होगी। पर यदि हम इसमें संहिता करना चाहें तो ऐसे देखिए, यह है इति और फिर यह है अपि। अब इन दोनों के बीच में हम फिर व्यवधान को कम करना चाहें तो यहाँ जो ई है और यह जो आ है, ये एकदम य जब थोड़ा सा नजदीक लेके आएंगे तो ये य बन जाएगा। ई आ अलग बोल रहे हैं, लेकिन य जब नजदीक लेके आएंगे तभी संधि होगी। यानी संधि कब होती है? जब संहिता होती है तब। संहिता के कारण संधि होती है, ठीक। अब संहिता के कारण संधि होती है, इसका मतलब जहां जहां संधि हुई है वहां वहां तो संहिता होना निश्चित है, पर जहां जहां संहिता है वहां वहां संधि होना अनिवार्य नहीं है, ठीक। क्योंकि संहिता के कारण संधि होती है, संहिता के कारण संधि होती है, पर सभी संहिताओं के कारण थोड़े ना संधि हो जाएगी। आप जैसे अ र उ ण अ, इन वर्णों की संहिता हुई तो अरुण बना, इसमें कोई संधि नहीं है। जब कई वर्णों को एक साथ लाके एकत्रित करके रखा जाता है, एकत्रित करके बोला जाता है तो उसको केवल संहिता कहते हैं। पर संहिता के कारण यदि दो वर्णों में से किसी एक वर्ण के स्थान पर कोई बदलाव हो जाए या दो वर्णों में से दोनों के स्थान पर कोई बदलाव हो जाए तो उसे संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे इति अपि ऐसा है। अब इसको जब जोड़ देंगे, इसकी संहिता कर देंगे तो संहिता करने के बाद बन जाएगा इत्यपि, ये हो गई संधि, ठीक। तो जहां जहां संहिता होती है, जहां संसार के प्रत्येक शब्दों में संहिता है, संसार के प्रत्येक शब्दों में संहिता है। अब जैसे रमन में बताया, ऐसे अमन है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं, है ना, रुद्र जी हैं, है कि नहीं? सभी लोग हैं, इनके नामों में संहिता है। अलग अलग खाली बोलने जाए र उ द र अ, ऐसे अलग अलग बोलेंगे तो नहीं काम चलेगा, है ना। तो संसार के प्रत्येक शब्दों में संहिता है और उन्हीं संहिता के कारण जब हम वर्णों को एक साथ बोलते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो वर्ण एक साथ आने पे जुड़ जाया करते हैं, है ना। जैसे मैं और लौकिक उदाहरण दे दूं, यदि चावल है, गेहूं है ना, चावल है, गेहूं है, तिल है और फिर जौ है, इत्यादि चीजें 4-5 दाने हैं। एक दाना चावल है, एक दाना जो गेहूं है, एक दाना जौ है, एक दाना सरसों है, एक दाना सब कुछ है, एक एक दाना। उसको अलग अलग रखिए, एक साथ मिला दीजिए तो वो जुड़ के कुछ और थोड़े ना बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना, सब अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। पर अब सरसों का तेल है, ठीक, मूंगफली का तेल है और 2-3 प्रकार का तेल है, एक एक बूंद ला के रखिए, फिर निकट कर दीजिए, मिल जाएगा कि नहीं? तो दोनों मिलकर कुछ अलग हो जाता है। दूध है, पानी है, मिला दीजिए, तो जब दोनों मिल जाता है तो वहां अलग अलग करना, है ना, थोड़ा
मतलब ये जान जाते हैं, जहां थोड़ा अलग किया जा सकता है वो होती है जहां एकदम अलग अलग साफ साफ पहचान में आ रहा है, वो संहिता है। एकदम साफ साफ नहीं पहचान में आ रहा है, जो प्रक्रिया को जानता है, व्याकरण की प्रक्रिया को, उसी के द्वारा जहां पहचान में आ रहा है वहां है संधि। ठीक है कि नहीं? तो अब एक संहितायाम तो यहां बता दिया, दूसरा एक सूत्र बता रहे हैं 6-3-114। निकालिएगा सूत्र नंबर, यहां लिखे 6-3-1-1-4, 6-3-114 मिला है? हैं? वो अभी सूत्र सेम टू सेम है, ये भी है ये भी है, ठीक, सूत्र सेम है 6-3-114 संहितायाम, है ना? और इसमें भी संहितायाम मोटे अक्षर में ही लिखा होगा, और इसमें भी संहितायाम सूत्र की अनुवृत्ति 135 नंबर सूत्र तक जा रही होगी। 135 जा रही है, तो 114 के बाद 21 सूत्र तक, ये कुल मिलाकर सूत्र पहली वाली संहिता के अधिकार में कुल मिलाकर सूत्र हैं 86, दूसरी वाली सूत्र संहिता के अधिकार में सूत्र हैं 21। ठीक, और सबसे बड़ी वाली संहिता ले आए, सबसे बड़ी वाली संहिता ले आइए 8-2-108, 8-2-108। तयोर्यवावचि संहितायाम, तयोर्यवा है, तयोर्यवावचि संहितायाम। ठीक है, ये तीसरी वाली संहिता है, इसमें भी संहितायाम शब्द लिखा हुआ है। तयोर्यवावचि ये शब्द मोटे अक्षरों में नहीं लिखा होगा, संहितायाम मोटे अक्षर में लिखा है। ठीक, 8-2-108 नंबर कहिए तो फिर से यहां लिख देता हूं, 8-2-108, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 108 नंबर सूत्र, 8-2-108। देख लिया कौन सा सूत्र मिला है? ये सूत्र होगा ऐसा, तयोर्यवावचि, फिर उसके बाद यही शब्द है संहितायाम, तयोर्यवावचि, फिर ये क्या है? संहितायाम, तयोर्यवावचि संहितायाम। ठीक है, तयोर्यवावचि है। देखते हैं, दूसरी वाली पुस्तक है, आप में वाह है ना, या और वाह जुड़ा हुआ है ना, अलग हो ही नहीं सकता, एक खाली यह ही हो ही नहीं सकता है, दोनों होगा, या और वह दोनों होगा। तयोर्यवावचि देख लेते हैं हम भी एक बार फिर से। यहां 1 मिनट आपके संतोष के लिए हम यहां दिखा देते हैं। ठीक है, यहां देखिए, अष्टाध्यायी जी को खोलते हैं और अष्टाध्यायी में यहां पर चले जाते हैं सूत्र पाठ पे, सभी सूत्र आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी अभी आपको संतोष हो जाएगा। अरे प्रभु कहाँ गए? विवाह है ना, आप खाली यह दिखाई पड़ रहा तो गड़बड़ है। तयोर्यवावचि संहितायाम। ठीक है ना? अब देखिए, एक काम करते हैं, इस संहितायाम को हम कर देते हैं यहां से तयोर्यवावचि संहितायाम, है ना? ये सूत्र निकल भी मतवसुरु संबद्धो छंदसी आ गया। एक आते हो भाई, हाँ ये देख लीजिए, तयोर्यवावचि संहितायाम। अरे कॉपी क्यों नहीं हो रहे हैं? कॉपी हो जाते तो फिर हम इनको यहीं सर्च कर लेते। तो ये देखिएगा, नहीं आएगा, तीनों बार की संहितायाम लिखना पड़ेगा, तीनों बार। पर यह संहितायाम जो है ना 3 बार है। बात आप समझ गए होंगे कि संहितायाम कितनी बार है? 3 बार। कब कब? 6,
1 72, 6 3 114, 8 2 108। अब 8 2 108 वाला जो संहितायाम है उस पर आप देखिए, उसके तुरंत बाद नंबर लिखा होगा 8 4 68, यानी अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र तक इस संहितायाम का अधिकार चलेगा। अब देखिए संहिता में क्या क्या काम होते हैं, संहिता हो जाने पर क्या क्या काम हो सकते हैं, वो भगवान पाणिनि जी ने 3 जगह पर विस्तार से बताया। ठीक, पहली बार उन्होंने किस सूत्र से बताया? तो इस केवल संहितायाम सूत्र से बताया। तो सब पहली वाली संहितायाम में 6 2 1 मिनट 6 1 72 से कितने तक? 158 तक, यानी कुल मिलाकर 86 सूत्रों में पहली बार संहिता कही। दूसरी बार संहिता जो कही वो 6 3 114 से 135 तक कही, यानी कुल मिलाकर 21 सूत्रों में संहितायाम कही। फिर 1 मिनट कंफर्म कर लीजिए, अष्टाध्यायी के तीसरे पाद में कुल कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी के तीसरे पाद में कुल कितने सूत्र हैं? तीसरे पाद में देख लीजिए, अष्टाध्यायी के तीसरे पाद में 100 कितने सूत्र हैं? नंबर पूरी पक्का याद नहीं है, कितने? 8.3, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में कुल सूत्र संख्या, मैं वैसे यहां देख सकता हूं 93 सूत्र है ना। ठीक है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 93 और 8वें अध्याय के चौथे पाद में 68। 93 और 68 कितना हुआ? 93 और 68 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 161। ठीक, 161 सूत्र तीसरी वाली संहिता में कितना है? 8 2 108 से लेकर 8 2 नहीं 8 4 68, 8 4 68 तक जाएगा। कुल मिलाकर 161 सूत्र हैं। ठीक, कुल मिलाकर 161। तो संहिता होने पर क्या क्या काम होगा वो भगवान पाणिनि ने इन 161 और 21 आप जोड़ लीजिए, हो जाएगा 182, और फिर उसमें 86 जोड़ लीजिए तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद में कितने सूत्र हैं? 119। 8वें अध्याय के तीसरे पाद में देख रहे हो? तो अभी किसने 93 बताया? पहले अध्याय के तीसरे पाद में देख के बता दिया क्या? हाँ, वही मुझे भी लग रहा है। पहले अध्याय के तीसरे पाद में परस्मैपद प्रकरण वाला 93 नंबर सूत्र पर खत्म हो रहा, लूटी चकले पे। ठीक है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद में 119 है, तो 119 और 68 जोड़ लीजिए, 119 और 68 जोड़िए तो हो जाएगा 187। ठीक है, तो ये है 187 सूत्र, और इसमें 21 जोड़ दीजिए तो 208। ठीक, 208 में 86 और जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर हो जाएंगे 294। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएंगे? ये 294 सूत्रों में भगवान पाणिनि जी ने बताया है कि जब जब संहिता होगी तब तब ये 294 प्रकार के काम हो सकते हैं। ठीक, जब जब संहिता होगी तब ये 294 प्रकार के सूत्रों से 294 प्रकार के काम किए जा सकते हैं, है ना। संहिता होने पर क्या क्या हो सकती है? संहिता होने पर ज्यादातर बहुत कुछ नहीं होता, जैसे अरुण है, संहिता है, सबके नामों में संहिता है, सभी शब्दों में संहिता है। पर संहिता हो जाने पर जो वर्णों में या जो वर्णों में कुछ बदलाव आ जाता है वो है संधि। वो बदलाव जो आता है, वो जो संधि जो का काम जो होता है, वो इतने सूत्रों में भगवान पाणिनि ने बताया है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो अब ये जो संहिता है, ये संहिता होती कब है और कब नहीं होती है, ये बात भी हमने पिछले व्याख्यान में जब किया था तो बताया था। संहिता कब होती है और कब नहीं होती है, ये एक बार फिर से हम आपको यहां बता देते हैं। ये प्रभु प्रकट हो जाओ। संहिता कब होती है, कब नहीं होती है? तो संहितैक पदे नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे
वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। ठीक, इसको समझा देता हूं। ये आ क्यों नहीं रहे हैं? चलिए ऐसे तो आओगे। हाँ। तो यहां आप देखिएगा, ये मैं श्लोक लिख देता हूं। संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या। ठीक, और फिर उसके बाद नित्या धातुपसर्गयोः, नित्या धातुपसर्गयोः। याद कर लीजिएगा इसको लिख के। और इसको समझते बहुत कम लोग हैं, बहुत मतलब भली भांति नहीं समझते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि भली भांति आप समझें। फिर नित्या समासे, ठीक है, ये 3 वाक्य हो गए। फिर है वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम अपेक्षते। प्रयास किया हूं कि मेरी राइटिंग अब सबको पढ़ने लायक रहे, पर हो सकता है किसी किसी को न समझ में आए, तो गरियाइएगा मत। हाँ, संहितैक पदे नित्या, इसलिए बोल भी रहा हूं। संहितैक पदे नित्या, संहिता मतलब आप ये जो संहिता होती है ना वर्णों की, जैसे मैंने रमन बताया, अरुण बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए, इन सब में संहिता है कि नहीं? सभी शब्दों में, संसार के सभी शब्दों में संहिता है। तो ये संहिता करना या न करना आपकी इच्छा पर हो सकता है क्या? आप चाहो तो संहिता होगी, आप चाहो तो संहिता ना होगी, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। संहिता कब होती है? कहे अगर एक शब्द है तब तो एक शब्द में संहिता नित्य है। यानी अरुण एक शब्द है ना, रमन एक शब्द है, अमन एक शब्द है, रुद्र जी एक शब्द है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना। इतने शब्द हैं कि एक एक शब्द का पाठ करते करते ब्रह्मा जी नहीं, बृहस्पति जैसे प्रवक्ता को प्रतिपद पाठ करते समय 3,60,000 वर्ष नहीं, क्या कहते हैं, दिव्यम वर्ष, सहस्रम, दिव्य 1,000 वर्ष, दिव्य 1,000 वर्ष मतलब दिव्य 1,000 वर्ष यानी 360 वर्ष के बराबर। 1,000 गुणे 360, हाँ, 3,60,000 वर्ष लग गए बृहस्पति जैसे प्रवक्ता को। और एक एक शब्द, कितने शब्द होते हैं, वो एक एक शब्द करते करते वो समाप्त नहीं कर पाए। तो शब्द इतने हैं, ठीक, शब्द कितने हैं वो निश्चित नहीं कहा जा सकता, अनंत। तो उन प्रत्येक शब्दों में अगर एक ही शब्द है तब तो उसमें संहिता क्या होगी? नित्य होगी। जैसे अरुण में आप ऐसे करके नहीं बोल सकते, या ऐसे करके लिख भी नहीं सकते, है ना। यहां संहिता क्या है? नित्य है। नित्य और अनित्य में मतलब क्या होता है? नित्य मतलब वह आपको करना ही पड़ेगा, वह होता ही है, उसका निवारण संभव नहीं है। तो अगर एक शब्द है तो उस शब्द में संहिता नित्य है। और धातु उपसर्ग है तो धातु है, उपसर्ग है, जैसे प्र है, उपसर्ग एक, और उसी के साथ है भवती। तो आप ऐसा अलग अलग करके नहीं कह सकते कि प्र अलग बोल दीजिए फिर भवती अलग बोल दीजिए। धातु और उपसर्ग को एक साथ जोड़कर ही आपको करना पड़ेगा, ठीक। धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य होती है। 2 जगह बता दिया ना। एक पदे यानी एक शब्द है तो उसमें संहिता नित्य है, धातु और उपसर्ग है तो उसमें संहिता नित्य है, और समास है तो उसमें भी नित्य है, नित्या समास है। अगर समास हुआ है तो उसमें भी क्या है? संहिता नित्य है, ठीक। जैसे दशरथ से पुत्रः करने पर समास हो गया दशरथ पुत्रः, तो आप दशरथ को अलग पुत्रः को अलग कर दें, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। दशरथ को अलग पुत्र को अलग ऐसा नहीं कर सकते। रघुनाथ, रघु अलग नाथ अलग, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। समास है तो समास में
आपको संहिता नित्य करनी पड़ेगी। समास में संहिता होती ही है, ठीक। पर अगर वाक्य है, एक शब्द नहीं है, पूरा वाक्य है, तो वाक्य में फिर संहिता वक्ता की विवक्षा पर अपेक्षित रखती है। वाक्य में जो संहिता है वह कैसे होती है? वह वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। मतलब वक्ता चाहे तो दशरथस्य पुत्रः गच्छति ऐसा बोले, चाहे दशरथस्य पुत्रो गच्छति ऐसा संधि करके बोल दे, संहिता करके, ठीक। अथवा पुनः गच्छति चाहे ऐसा बोले, वक्ता की इच्छा पर है। चाहे तो वह पुनः गच्छति ऐसा बोले, चाहे पुनर्गच्छति संहिता करके बोले, ठीक। बोलते समय वह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, पर कब? वाक्य में एक शब्द है तब तो संधि नित्य होगी, संहिता नित्य होगी। संहिता होगी तो संधि हो सकती है, हो जाए, ठीक। एक ही शब्द में संहिता नित्य, धातु और उपसर्ग में संहिता नित्य, समास में संहिता नित्य, पर वाक्य में बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है। बोलने वाला व्यक्ति वाक्य का प्रयोग कर रहा है, पर उस वाक्य में एक शब्द है तो नित्य रहेगी, उस वाक्य में धातु और उपसर्ग है तो भी संहिता नित्य रहेगी, उस वाक्य में समास हुआ है तो भी संहिता नित्य है। पर एक शब्द धातु उपसर्ग और समास के सिवाय का कोई वाक्य है, ठीक, पुनः है, गच्छति है, अलग अलग है। ये एक शब्द में पुनः में संहिता है, गच्छति में पूरी संहिता है। ग अ च छ अ त ई ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, पूरा गच्छति संहिता करके बोल रहे हैं। पुनः में संहिता है, गच्छति में संहिता है, पर बोलते समय पुनः और गच्छति में भी दोनों में संहिता करना चाहे तो दोनों को भी जोड़ के हम कह सकते हैं पुनर्गच्छति, ठीक। वह बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब इसके बाद संहिता और संधि में भी अंतर आप समझ गए होंगे। संधि सभी शब्दों में हो ऐसा निश्चित नहीं है, पर संहिता सभी शब्दों में है, ठीक। संधि होती है संहिता के कारण, यदि संहिता ना हो तो संधि ही ना हो। वर्णों को एक पास अत्यंत सन्निकट न लेकर आए, वर्णों का परह सन्निकर्ष न करें तो संधि कहां से होगी, है ना। वर्णों को अत्यधिक सन्निकट न लेके आए तो संधि कहां से होगी। तो संधि जो है वह संहिता के कारण होती है, ठीक। संहिता के कारण ही संधि होती है, ठीक है। चलिए फिर से हम आ जाते हैं यहां पर। प्रभु आप दर्शन दीजिए। हाँ, तो ये समझ गए होंगे, वर्णानाम अतिसवितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों की अत्यधिक अतिशय समीपता संहिता कहलाती है, ठीक। अब आ जाइए हलोऽनन्तराः संयोगः। हलोऽनन्तराः संयोगः। अच्छा, ये जो है ना संज्ञा प्रकरण पढ़ा देंगे। हम एक ऐसा मन में विचार आया है कि पढ़ें तो व्यवस्थित ढंग से पढ़ें। जितने लोग भी पढ़ने के लिए यहाँ केवल सत्यनारायण कथा की तरह खाली सुनने आते हैं कि सुनेंगे ना पुस्तक देखेंगे ना घर पे जाके एक को बार रिवीजन करेंगे ना एक को बार पढ़ेंगे, ऐसे लोगों का कोई कल्याण नहीं कर सकता। पर जो लोग पढ़ना चाहते हैं उन लोगों से निवेदन है कि घर पे भी एक बार पुस्तक खोल के लाइन बाई लाइन पढ़ लिया करें कि गुरुजी ने जितना समझाया है वो मुझे समझ में आया है कि नहीं आया। नहीं आया है तो अपने से बड़े, आप गुरुकुल में हैं, आपके 700 लोग रह रहे हैं, है ना, तो किसी बड़े से जिनको लगता है कि समझ में आ गया उनसे पूछ लिया कीजिए। वो अगर डांटते नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमसे आके पूछ लिया कीजिए, ठीक है। पर पूछ के जितना पढ़ रहे हैं खाली ठेका पूरा करने के लिए नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो पूरा समझ कर पढ़ें, बढ़िया से समझ के पढ़ें, ठीक है। इसलिए एक मेरा उद्देश्य ये भी है, प्रयास करूंगा, समय थोड़ा कम मिल पाता है पर प्रयास करूंगा विभिन्न पुस्तकों से संकलन करके। यह जब संज्ञा प्रकरण पूरा होगा तो संज्ञा प्रकरण तक के कहाँ से नत्वा सरस्वतीम देवीम से लेकर के सुप्तिङन्तम पदम तक के सूत्रों पर जितने प्रश्न मैं बना सकूंगा उतने प्रश्नों को लेकर आऊंगा। एक दिन खाली प्रश्नोत्तर। आप सब नहीं प्रश्न पूछते तो क्या हम नहीं पूछ सकते हैं? हम पूछ लेंगे।
हम देख तो लेंगे कि कैसा पढ़ाया है हमने, ठीक से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है ना। तो प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न को अगर आप सबको आता है तो उत्साह से उत्तर देंगे, नहीं आता है तो फिर हम समझा देंगे, ठीक है। पर छोड़ेंगे नहीं किसी को, पूरा समझा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये देखिए हलो अनंतरा संयोगा में आ जाते हैं। हलो अनंतरा संयोग, हलह अनंतराह, हलह अनंतराह संयोगा। ये तोड़ेंगे तो ऐसे निकलेगा। देखिए पहले इसमें प्रभु लेखनी जी आइए, तो आप ये कभी कभी मजाक करने लग जाते हैं। हाँ, यहाँ देखिएगा कहाँ गए। हाँ, इसको ऐसे लिखिएगा, यहाँ है हलह, ठीक, और फिर है अनंतराह। यही 3 शब्द हैं। जब सूत्र समझना है आपको तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए आपको कि सूत्र को तोड़ डालिए, ठीक। और सूत्र में जितने शब्द निकल कर आए सब शब्दों को समझ लीजिए। तो इस सूत्र में कितने शब्द निकल कर आए? हलह अनंतराह संयोग, ठीक, 3 शब्द निकल कर आए। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा दूर का सूत्र नहीं है, अष्टाध्यायी में आप पहले ही पेज पे देखेंगे तो मिल जाएगा। पहले अध्याय के पहले पाद का 7वें नंबर का सूत्र है। ये केवल तीसरे नंबर की संज्ञा है। इससे पहले संज्ञा करने वाले सूत्र केवल 2 ही आए हैं, वृद्धिरादैच अधेन गुणः। तीसरी संज्ञा संयोग संज्ञा है, ठीक है कि नहीं। और आप ध्यान से देखेंगे तो न तो वृद्धिरादैच न अधेन गुणः, न इको गुण वृद्धि, न धातु लोप आर्ध धातु के, न ही इंगिति च, न दीधि वे विटाम। इन किसी भी सूत्र से किसी भी शब्द की अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। ये पूरा सूत्र अपने आप में पूरा है, ठीक। जिस सूत्र में किसी भी शब्द की अनुवृत्ति नहीं आती है यानी वह सूत्र पूरा वाक्य है, वह अपने आप में पूरा सूत्र है, ठीक। तो अब देखिए हलह अनंतराह संयोग, हलह अनंतराह संयोग। अच्छा, इससे पहले जो आपने संहिता पढ़ी उस संहिता में और इस संयोग में थोड़ा सा ही अंतर है। संहिता में और संयोग में थोड़ा सा ही अंतर है। वह थोड़ा सा अंतर क्या है? वह अंतर यह है कि संहिता जो है वह कोई भी वर्ण का हो सकता है। संहिता सभी वर्णों का हो सकता है, पर संयोग हलह। हल मतलब क्या है? व्हाट इज हल? हल मतलब हाया वरट के हा से लेके हल सूत्र के ल तक। हाया वर ल यमा गाणा न झभ घढ़ ध जब गड द खप छठ थ चट त कप श ह, ठीक। ये सभी वर्ण है ना, हल, सभी हल है ना। 2 बार ह कहा गया है, 1 बार ना भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा। तो कुल 33 जो व्यंजन वर्ण हैं वह 33 व्यंजन वर्ण हल हैं, ठीक। तो अब जैसे देख लीजिए, मैंने उदाहरण दिया था, यह अरुण है एक शब्द, इसमें संहिता है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ण अ र उ ण अ। अब अ और ह को, अ और विसर्ग को अलग अलग गिना जाए तो 6 वर्ण, ठीक। अ र उ ण अ और विसर्ग, ये 6 वर्णों की संहिता है। यदि दोनों को अलग अलग गिना जाए तो अगर गिनने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो फिर भी विसर्ग ना रखें तो भी विसर्गमान ना ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा ही देते हैं, खाली अरुण ही रखते हैं, ठीक। तो 5 वर्णों की संहिता है कि नहीं? है अरुण में संहिता है, पर यहां संयोग नहीं। संयोग वहां होता है जहां हल हो। अब आप कहेंगे अरुण में भी तो हल था, र था, ण था, ये सब तो हल है, कहेंगे कि नहीं? पर हम कहेंगे हल होने से काम नहीं चलेगा, अनंतर हल होना चाहिए। अनंतराह हलः संयोग। कैसा हल संयोग होता है? जो अनंतर हो। क्या होता है मतलब अनंतर का? किसे कहते हैं अनंतर? क्या होता है अनंतर? समझेंगे? जिसमें अंतर, यानी कि जिसमें अंतर ना हो वह अनंतर है ना। जिसमें अंतर ना हो वही तो अनंतर है। अब आप कहेंगे अंतर क्या होता है? तो अंतर कहते हैं व्यवधान को। अंतर किसे कहते हैं? व्यवधान को। जैसे अब देख लीजिए,
यहां है, इसी में मैं उदाहरण देता हूं। ये हा है एक व्यंजन, है ना, हा एक व्यंजन है कि नहीं, हल में ला भी एक व्यंजन है, ये हल है कि नहीं दोनों, हा भी हल है ला भी हल है, पर इन दोनों के बीच में आप ध्यान देखेंगे तो हा के बाद में आ छिपा हुआ है, वो बीच में अंतर आ गया है, व्यवधान आ गया है। अंतर मतलब व्यवधान। अगर व्यवधान आ गया है तो वो संयोग नहीं है, अनंतर हल की संयोग संज्ञा हो रही है। अनंतर यानी ऐसे हल जिनके बीच में कोई व्यवधान न आए, ऐसे हल जिनके बीच में कोई व्यवधान न आए। अब आप सोचेंगे कैसे व्यवधान नहीं आएगा, क्या होगा, किस चीज का व्यवधान आ सकता है हलों के बीच में। हल हैं अगर ढेर सारे, तो उस ढेर सारे हल के बीच में किसका व्यवधान आ सकता है, हल का व्यवधान आएगा क्या हल में, हल में खुद हल का तो व्यवधान आएगा नहीं, है ना। जस्ट एक मिनट, उपयःपानं भुजंगानां केवलम विश्ववर्धनम। कभी कभी गला एकदम से सूखने लग रहा था। तो मैं बोल रहा था कि अंतर मतलब होता है व्यवधान। जो व्यवधान आएगा वो व्यवधान किसका आएगा, स्वर का आएगा ना। व्यंजनों के बीच में व्यवधान आएगा तो स्वर का आएगा ना। अब यहाँ सारे पुरुष सारे बैठे हैं, व्यवधान कब आएगा, कोई पुरुष आ गया बीच में तो व्यवधान आ जाएगा क्या, नहीं। कोई महिला आ गई तो व्यवधान आ जाएगा। यानी व्यवधान हमेशा विजातीय वर्णों का होता है, विजातीय चीज का होता है। तो हल वर्णों के बीच में व्यवधान आएगा अगर, किसका आएगा, किसका आएगा व्यवधान, स्वर वर्ण का आएगा। ठीक, तो अनंतर का मतलब क्या है, ऐसे हल वर्ण जिसमें स्वर वर्णों का अंतर यानी कि व्यवधान न पड़ता हो, वो हल वर्ण अनंतर हल वर्ण संयोग कहलाते हैं। ऐसे हल वर्णों की, ऐसे अनंतर हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, संयोग क्या हुआ, जब ढेर सारे हल, दो या दो से ज्यादा हल एक साथ आ जाएं। जैसे यहां ही देख लीजिए, ज दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक, उसी तुरंत बाद भ दिखाई पड़ रहा है, ठीक, ज भ, फिर आप कहेंगे उसी तुरंत बाद रेफ र दिखाई पड़ रहा है, नहीं, आ नहीं आएगा, ई है, ई की मात्रा है, ज भ के बाद ई है, ज्भी, अज्भी, ठीक, ज और भ के बाद है ई, भले पहले से मात्रा चढ़ जाती है, भले ही, है ना। आप जैसे लिखिए, क्या लिखिए, ये क्या लिखा है, की लिखा है ना। कोई ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि यहाँ ई पहले है का बाद में है। ई पहले होता का बाद में होता तो आप इक बोलते, की नहीं बोलते, है ना। आप की बोल रहे हैं, की में का पहलवा बोल रहे हैं, ई बदियम बोल रहे हैं, है ना। तो लिखने के तरीके पे मत जाइएगा कि पहले ई है बदियम का है, ठीक। वास्तविकता क्या है, पहले का है बाद में ई है, ठीक। इतनी बात स्पष्ट है। तो यहां ज और भ के तुरंत बाद में ई है, भी, पर ज और भ के बीच में कोनो व्यंजन वर्ण, कोनो स्वर वर्ण का व्यवधान है क्या, नहीं है ना। ज और भ के बीच में किसी व्यंजन वर्ण का, किसी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं है। तो इन दोनों वर्णों को क्या कहा जाएगा, इन दोनों को हल, अनंतर हल है, इसलिए इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, ज और भ का संयोग है। ऐसा क्या कह सकते हैं हम कि यहां देखो इसमें ज और भ का संयोग है। अच्छा थोड़ा सा और देखिए, अब इसी के तुरंत बाद भ और र का संयोग है क्या, नहीं है, क्योंकि भ और र के बीच में ई आ जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। र और व का संयोग है क्या, क्योंकि र के तुरंत बाद आ जा रहा है, र व्यवहित। र और व का भी संयोग नहीं है, पर इसमें व और य का संयोग है, क्योंकि व और य के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। व्य
ये व और य का संयोग है। ठीक, तो जहां दो या दो से ज्यादा व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाएं वहां पर होता है संयोग। ठीक है, क्या आ जाए? दो या दो से ज्यादा व्यंजन वर्ण एक साथ आ जाएं तो। जैसे उदाहरण देते हैं हम आपको, लेखनी जी कूद रही हैं। उदाहरण देते हैं यहां इंद्र। इंद्र दिख रहे हैं? इनका नंबर लेना पड़ता है बहुत सम्मान से, नहीं तो ऋषि आ जाएंगे ज्यादा बरसाने लग जाएंगे, है ना। चलिए, यहां आप देख रहे होंगे कितने वर्ण है? ई है, न है, द है, र है, अ है। इंद्र तभी तो बना है। अब आप इसमें ध्यान से देखें तो देख पा रहे होंगे ये न, द, र, इन तीन वर्णों के बीच में कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। यानी इन तीन व्यंजन वर्णों की कौन सी संज्ञा हो गई? केवल न की संयोग संज्ञा नहीं होगी, केवल द की नहीं होगी, केवल र की नहीं होगी, तीनों की होगी। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा व्यंजन एक साथ आ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयोग। अच्छा, मेरी नजर में अभी तक मैंने जितना साहित्य पढ़ा है, ठीक, जितना साहित्य पढ़ा है या जितने ग्रंथों को पढ़ा है, उसमें अब तक सबसे बड़ा संयोग वाला उदाहरण मुझे जो मिला है वो मैं यहां लिख देता हूं। वह उदाहरण है कार्त्स्न्य, कार्त्स्न्य, कार्त्स्न्यम। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो कितने वर्ण है पता है? क है, आ है, का तो पहुंच गए आप, फिर इसके बाद क्या है? त कहां है भाई? र है। ठीक, ये वाला ऊपरा चढ़ा हुआ है ना, र हमेशा सबसे बाद के वर्ण पे चढ़ जाता है ना। उसके तुरंत बाद अगर व्यंजन आए तो चढ़ जाता। अब यहाँ तादिता पे कहाँ चढ़े, स पे कहाँ चढ़े, न पे कहाँ चढ़े, या पूरा था इसलिए उसके ऊपर चढ़ गया है ना। अगर आधा र रहता है तो वो अपने बाद आने वाले स्वर सहित वाले स्वर व्यंजन वर्ण पर चढ़ जाता है। तो कार्त्स्न्य, आप कार पहले बोल रहे हैं, कार है ना, र, फिर उसके बाद है त, फिर उसके बाद है स, फिर उसके बाद है न, उसके बाद है य, उसके बाद है अ। तो आप यहां देख पा रहे होंगे ये इतने वर्णों का र, त, स, न, य, ये 5 व्यंजन वर्णों के बीच में किसी भी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं है ना। तो ये 5 व्यंजन वर्णों का क्या हो गया? संयोग। 5 व्यंजन वर्णों का क्या हो गया? चलिए, अब यही बात जब हम संधि पढ़ने लगेंगे, सुधि उपास्य में जब हम ऐसे पहुंच जाएंगे सु ध ध य, ऐसा जब पहुंचेंगे ना आप, तब आप बताइए इसके अंत में संयोग है कि नहीं? ध ध य, ये 3 व्यंजन वर्ण एक साथ आ रहे हैं, इनके बीच में कोई भी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं है, तो इसको कहा जाएगा संयोग। और ये पूरा शुद्ध से जो बना है ये संयोगांत हो जाएगा। ऐसा शब्द जिसके अंत में हो संयोग, उस शब्द को संयोगांत शब्द कहा जाता है ना, है कि नहीं? तो ऐसा शब्द जिसके अंत में संयोग हो वो संयोगांत है। संयोगांत से लोपा कहेगा, उसका लोप कर दो, खत्म कर दो, काम खत्म। ठीक है ना। तो वो जब आप संधि पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर संयोग को वहां इस समय प्रसंग पे ध्यान रखिएगा, संयोग क्या है, बार बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा संयोग क्या है। बहुत सारे सूत्र आएंगे जहां पर आपको संयोग काम में आएगा। ठीक, वो क्या कहते हैं इसको, संयोगाद्योरंते च हो, चाहे संयोगांत से लोपा हो, चाहे संयोगे गुरु हो, चाहे एक क्या है शांत महता संयोगस्य है, चाहे संयोगादे रातो धातो ऋणवतः है। सब जगह कई जगह आपको संयोग मिलेगा। एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य, है ना, एरनेकाचो संयोग पूर्वस्य। ऐसे एक सूत्र है, कौन सा, हाँ, जाते रस्त्री विषयादयो पद, नहीं वो असंयोगो पदात, एक ऐसे कोई सूत्र है, असंयोगो पदात, है ना, वहां भी संयोग है। तो
असंयोगाल लिटकित, बहुत सब जगह संयोग शब्द मिलेगा, ठीक, संयोग और असंयोग। तो ये बात संयोग समझे रहेंगे तब आप और सूत्रों को समझ में आएगा, ठीक। संयोग जब आप समझ कर रखेंगे तभी बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जिसमें संयोग शब्द का प्रयोग है वो समझ पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो क्या है संयोग, ये आप जान गए होंगे। क्या है संहिता, ये आप जान गए होंगे। संयोग होता है हमेशा केवल व्यंजन वर्णों का। अब जैसे कार्त्स्य में क अ र, ये क अ र त स न य अ, इन सभी वर्णों की संहिता है। संहिता से तो सभी वर्णों की है संज्ञा, पर संयोग केवल र त स न य इसकी ही संज्ञा है ना। इंद्र में ई न द र अ, इन 5 क्या, हाँ 5 वर्णों की संहिता है, पर संयोग केवल न द र 3 वर्णों का है ना। तो संहिता और संयोग में अंतर समझ गए। संहिता सभी वर्णों को अत्यधिक समीप में बोलना संहिता है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि, संहिता संज्ञस्यात्, वर्णों की अत्यधिक समीपता, अतिशयितः मतलब अत्यधिक, अतिशय, सन्निधि मतलब समीपता, संयोग संहिता कहलाती है। और फिर अनंतरा हलः, अंतर यानी व्यवधान, अंतर क्या होता है, व्यवधान, और अनंतर यानी व्यवधान रहित। व्यवधान रहित जो हल हैं, यानी जिसमें कोई व्यवधान न आता हो, ऐसे जो हल हैं उन हलों को क्या कहा जाता है, संयोग कहा जाता है, ठीक। उन हलों को क्या कहा जाता है, संयोग। अब देखिए एक बात और है, यही वृत्ति में क्या लिख दिया, अजभिरव्यवहिता। देखिए अनंतरा का मतलब क्या है, व्यवधान रहित। अंतर मतलब व्यवधान, व्यवधान से युक्त जो है उसको हम क्या कहेंगे, व्यवहित है, ऐसा कहेंगे ना। जिसमें व्यवधान लगा हुआ है वो व्यवहित है ना। व्यवधान युक्त है ऐसा कह सकते हैं, या व्यवहित है ऐसा कह सकते हैं। पर जिसमें व्यवधान न हो, अनंतर हो जो, वो अव्यवहित है, वो अव्यवधान से युक्त है ना। तो वही कह रहे हैं अजभी, अजभी मतलब अचों से। अजभी का मतलब क्या है, जैसे देखिए यहां क्या होती, पद संज्ञा हो जाती, झलाम जसोनते से च को ज हो जाता है, मूलतः शब्द है अच, अच भी बन जाता अज भी, ठीक। अच भी, अच शब्द के बाद भिस प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा अच भी, नहीं बनेगा अज भी बन जाएगा, झलाम जसोनते से च के स्थान पे ज हो जाएगा, ठीक है। तो अज भी यानी स्वर वर्णों से जो अव्यवहित हैं, स्वर वर्णों से जो अव्यवहित है, यानी जिनमें स्वर वर्णों का व्यवधान नहीं है, ऐसे हलः, ऐसे व्यंजन वर्ण संयोग संज्ञा स्युः, ऐसे व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। ऐसे व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है जो अजभिर अव्यवहिता हो, यानी स्वर वर्णों से के व्यवधान से रहित हो। स्वर वर्णों, अच स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित, ठीक, जिसमें किसी भी स्वर का कोई भी व्यवधान न हो, ऐसा हल वर्ण संयोग कहलाता है, ठीक, चलेगा। अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अब बात ये हो रही हलः की, ठीक, बात क्या हो रही है, हलः। हलः मतलब क्या होता है, हल हलऊ हलः, हल हलऊ हलः ऐसे रूप चलता है। तो हलः मतलब बहुवचन है, ठीक। हल शब्द का प्रथमा बहुवचन हलः, ठीक। हल हलऊ हलः, हलम हलऊ हलः, हला हलभ्याम हल भी, ऐसे रूप चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हलः प्रथमा बहुवचन है। बहुवचन मतलब बहुत सारे हल होंगे तभी संयोग संज्ञा होगी, क्या, क्योंकि सूत्र में तो हलः कहा गया है, तो 2 व्यंजन वर्णों पे संयोग संज्ञा नहीं होगी क्या, ऐसा प्रश्न एक उठता है। उसका समाधान देने के लिए कुछ व्याख्याकार 2 हल और बहुत सारे हल मिला दिया जाए तो कितने हो गए, एक तरफ 2 हल रखा गया है, देखिए ये एक हल है, मान लीजिए कितने हैं, ये एक हल हो गया, ये एक हल हो गया, 2 है ना, और इधर बहुत सारे हल हैं, ठीक।
चारों रख लीजिए, मान लीजिए बहुत सारे हल हो गए, इनको मिला दिया गया तब वो तो बहुत ही सारे बचे, तब भी तो बहुवचन ही है ना। दो और बहुत मिलाइए तब वो बहुत है कि नहीं। तो वैसे ही हलौच, हलौच, हलश्च, इन दोनों का जब समास होगा तो एक शेष बच जाएगा, एक शेष होने पर हलह बन जाएगा। ठीक, हलह, हलौच, हलश्च, ऐसा जब वो होगा समास होगा, हलऊ द्विवचन वाला, हलह बहुवचन वाला, इन दोनों का समास होगा तो हल और हल बचेगा, विभक्तियां तो गायब होंगी, द्विवचन और बहुवचन, और फिर स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। इस नियम के आधार पर दोनों हलों में से, दो हल में से केवल एक का हल बचेगा और वो बहुवचन में प्रयोग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हलह जो शब्द है, उस हलह शब्द से ही दो हल और बहुत सारे हल सभी अर्थ लिए जा सकते हैं। ठीक, तो दो हल भी अगर व्यवधान से रहित हो तो भी उनकी संयोग संज्ञा होगी, और अनेक हल भी यदि व्यवधान से रहित हो तो भी उनकी संयोग संज्ञा होगी। ठीक, उसी तरह अव्यवहितौच, अव्यवहिताश्च इति अव्यवहिता ही बनेगा। ठीक, द्विवचन और बहुवचन जोड़ देंगे तो बहुवचन ही रहता है। ठीक है, तो अचो के व्यवधान से रहित जो हल हैं उनकी संयोग संज्ञा होगी, वो दो हल हों चाहे बहुत सारे हल हों। ठीक है, इतनी बात सभी समझे हैं। तो अब इसके बाद जो अंतिम सूत्र बचता है सुप्तिङन्तम पदम, उस सूत्र को हम कल के व्याख्यान में देखेंगे, खाली सरलता से समझ लेंगे और फिर कुछ प्रश्न उत्तर आप सबको करवाएंगे। तब तक बहुत दिन की छुट्टी मना लिए आप सब, अब कुछ काम ये करना है आप सबको कि जितना है नत्वा सरस्वतीं देवीं से शुरुआत करके पारायण कर लीजिएगा। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्य हम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसे शुरू कीजिएगा। फिर आप अपने मन में सोचिएगा नत्वा मतलब नमस्कार करके, सरस्वतीं देवी मतलब सरस्वती देवी को, एक एक शब्द का अर्थ सोचिएगा। अगर कोई भी ऐसा शब्द है जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, अपनी किताबिया में पेंसिल से वही शब्दवा के नीचे इसे टिक कर लीजिएगा कि इतना हमें नहीं समझ में आया, और फिर किसी अपने बड़े लोग से पूछ लीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा। समझना है, आपका मेन लक्ष्य होना चाहिए समझना, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, पूरा किसी ना किसी तरह से समझना है। क्योंकि आप सब घर से क्या करने आए हो, यहाँ पढ़ने, और पढ़ना मतलब रट लेना नहीं, पढ़ना मतलब समझ लेना है। ठीक है, रटी हुई चीजें आप भूल जाओगे, समझी हुई चीजें नहीं भूलोगे, तो समझ लेना है। ठीक है, प्रयास कीजिएगा कल तक इसको इतना होमवर्क करके आना आप सबको, लाइन बाय लाइन 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार, एक बार नहीं कि एक बार पढ़ लिया ठेका पूरा कर दिया, गुरुजी ने कह दिया मतलब पढ़ लेना है, बस 2-3 बार पढ़िएगा। हो सकता है एक आध बार में हल्के में आप चूक जाएं, हो सकता है आपको अर्थ ना पता हो फिर भी उसको छोड़ के चले जाएं, दोबारा पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके मन में फिर कोनो प्रश्न बन जाए। जितना भी प्रश्न बनेगा उसको टिक कर लीजिएगा, कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कल विस्तार से उस पर चर्चा होगी, संज्ञा प्रकरण पूरा संपन्न करना है कल। ठीक है, और प्रयास होगा, परसों रविवार है, कल क्या होगी, सुप्तिङन्तम पदम सूत्र को बताएंगे और आप सबके पूरे संज्ञा प्रकरण के सभी प्रश्नों का समाधान देंगे। ठीक है, और परसों हम आप सबसे प्रश्न पूछेंगे रविवार को। ठीक, पूरे संज्ञा प्रकरण के नत्वा सरस्वतीं देवीं से लेकर के जितने शब्द प्रश्न बन सकते हैं, मैं जितना बना पाऊंगा उतने प्रश्न बनाकर लेके आऊंगा आप सबके लिए, और वो प्रश्न मैं पूछूंगा। ठीक है, चलेगा। तो आज के इस व्याख्यान को यही रोकते हैं, सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से YouTube के माध्यम से इस व्याख्यान को देखते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को भी देखते हैं, उन लोगों से भी आग्रह है कि इसी तरह नियमित होकर पढ़ें। और जो भी मित्र आपके हैं व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, बहुत हैं, लाखों की संख्या में है जो व्याकरण पढ़ना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक मित्र तक इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो पहुंचाएं। क्यों पहुंचाएं? और उससे आग्रह करें कि यदि व्याकरण पढ़ना है तो सीरियल से पढ़ें, क्रमशः पढ़ें। अभी थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, आप सब व्याकरण को एकदम से हलवा बनाने के लिए और बहुत सारे उपाय सोचे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आप सबके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, इसलिए इनको भाव देना पड़ रहा है, इसलिए इनको पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। बाकी काशिका शुरू करेंगे तब व्याकरण कितना सरल है वो आप समझ पाएंगे। काशिका भी शुरू करेंगे, ठीक है, तो चलेगा। पर इतना जितना पढ़ते जा रहे हैं समझते जाएं, क्योंकि आपको भविष्य में यही पढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादातर जगह कोर्स में यही मिलेगा, ठीक है, चलेगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल पुनः मिलेंगे।